यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग बड़ा भारी विषय आज का चल रहा है और कल से बल्कि परसों से लोकसभा में और फिर राज्यसभा में उस पर हंगामा हुआ। बहुत सारे विपक्षी दल उस पर लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं। हरसिमरत कौर ने इस्तीफा तक दे दिया। किसान नेता जितने देश के हैं वो सारे के सारे इसका एक सुर में विरोध कर रहे हैं। अब किसान नेताओं में मतलब जो किसानों के एग्रीकल्चरल नेता हैं, जैसे शरद पवार हैं, कांग्रेस पंजाब में है या पंजाब पूरा एग्रीकल्चर एरिया है, और हम सब जानते हैं कि 80% से ऊपर या 70% 80% जो भी हम माने, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से किसान से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अब 80% की राजनीति करने वाले नेता, 80% की राजनीति करने वाले जितना भी हमारे यहाँ का पॉलिटिशियन है, खासतौर से स्टेट लेवल की पार्टियां हैं या केंद्र में भी जब हम बात करें तो कांग्रेस है, वो भी किसानों पर खेलती रही। इनकी सबकी राजनीति खत्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि किसान बदहाल, किसान परेशान। किसान जब बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो इनको पूरी फुल राजनीति करने की एक दूसरे के खिलाफ मौका मिलता है। केंद्र में सरकार किसी की हो, राज्य में सरकार किसी की हो, लेकिन अवसर खूब मिलता है कि सब्जी बिक रही है कभी, तो कभी सब्जी बहुत महंगी बिक रही है, कभी अनाज मिल नहीं रहा है, तो कभी अनाज कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा है। ये बहुत सारी राजनीति हमारे यहाँ होती रही है। ये जो आज 2 बिल राज्यसभा से पास हुए, यानी कि जिन पर कानून अब बन चुका है, ये दोनों के दोनों बिल राज्य सरकारों में या राज्य स्तर के जो नेता हैं या जो किसानों के नेता हैं, उनकी राजनीति अपने आप खत्म करने वाले हैं। अब उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनको राजनीति किस विषय पर करनी है। कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे एक पहला बिल जो राज्यसभा से आज पास हुआ वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटीज बिल 2020। अब ट्रेड एंड कॉमर्स बिल के बारे में जब हम बात करना शुरू करते हैं तो एक चीज इसमें बड़ी भारी बैकग्राउंड में प्रॉब्लम आती है कि मार्केटिंग रिस्ट्रिक्शन होता था कि आप कहीं पर अपने प्रोड्यूस बेच नहीं सकते, केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड लाइसेंसी को ही आप अपना प्रोड्यूस बेच सकते थे। आपको मंडी में ही बेचना होता था, आपको जहां अच्छा रेट मिले वहां पर हम नहीं जा सकते थे। दूसरा, आपकी एक स्टेट लेवल की बाउंडेशन होती थी, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, और स्टेट सब्जेक्ट का मतलब है हर राज्य अपने यहां एक टॉल लगाता था, एक चुंगी लगाता था। चुंगी लगाने के बाद जब आप उस राज्य में एंट्री मारते थे दूसरे राज्य में, तो वो कहता था कि आपके राज्य का सामान हमारे राज्य में नहीं आ सकता, या फिर हमारे राज्य का सामान किसी और राज्य में नहीं जा सकता। ये बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे जिनको आज केंद्र सरकार ने रिमूव कर दिया है। यानी कि किसान को अब ये अधिकार होगा कि वो किसी भी मंडी में किसी को भी, जिसको उसको उचित लगे, जहां पर उसको अच्छा रेट मिले, वो अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। प्रॉब्लम इन नेताओं की क्या है? ये जो अपोजिशन इस पर विरोध कर रहा है वो इस बात का विरोध है कि उनको ये लगता है कि राज्य का जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, इस पर राज्य में फुल राजनीति होती थी और राज्य में हमारी सरकार होती थी और वो सरकार से हम राजनीति कर लेते थे, वो सारी की सारी राजनीति हमारी खत्म होने वाली है। अब जब किसान को पूरा अधिकार होगा, स्टेट रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो खुद स्वयं जा सकता है, बिना किसी टोल चुंगी के जा सकता है, वो एक मंडी से दूसरी मंडी में जा सकता है, वो अपना प्रोडक्ट अपने घर में बेच सकता है, या उसको जहां पर भी प्राइस मिले वहां पर बेच सकता है। ऐसी सिचुएशन में उसको एक ऑटोनॉमस टाइप का अधिकार मिलता है, उसको एक 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 लिमिट के बाहर जाने का अधिकार मिलता है और दूसरे लोगों को भी बुलाने का अधिकार मिलता है। तो जो ट्रेडर्स हैं, बीच के ट्रेडर्स से मतलब होता है कि वो जो मंडी में बैठा हुआ एक साहूकार जो माल खरीदता है, पैसे देता है, पैसे देकर फसल लोग उगाते हैं, फिर उसका बारदाना वो खरीद कर उधार मांगते हैं, कुछ पैसे उधार ले जाते हैं, फिर वो उससे बंधा हुआ होता था, वो सारा सिस्टम खत्म होने वाला है। इसलिए अपोजिशन को इसमें बहुत सारी समस्याएं होने वाली हैं। दूसरा बिल, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इसमें तो बहुत बड़ी राजनीति है। बहुत बड़ी राजनीति यह है कि हमने सबने देखा होगा कि किसान के कर्ज को लेकर खूब राजनीति होती है, और पिछले 5-6 साल से तो हम लोग किसान की राजनीति खूब देख रहे हैं कर्ज को लेकर कि कर्ज पहले देना, फिर कर्ज माफ करना, फिर कर्ज की माफी की लड़ाई लड़ना, फिर एक राज्य में दूध फैलाना, दूसरे राज्य में प्याज फेंकना, कहीं टमाटर फेंकना। ये सब राजनीति हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस अपोजिशन के करते थे। हमने देखा होगा कि इसी राजनीति में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव भी हार गई थी।
इस बिल में अब केंद्र सरकार ने क्या किया है कि कोई भी किसान, चूंकि छोटे छोटे फार्मलैंड हो चुके हैं, हम सब जानते हैं कि भारत में आबादी विस्फोट इतना ज्यादा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि हमारे यहाँ जो छोटे लैंड्स हैं, एक घर में 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, तो किसी को 5 बीघा, 10 बीघा, 3 बीघा, 2 बीघा जमीन उसके हिस्से में आती है। फिर वो या तो उस 2 बीघा हिस्से की जमीन को फसल उगाए और या फिर वो शहर जाकर या कुछ और काम करके अपना भरण पोषण करे, दोनों में से उसको एक को चूज करना होता था। अभी क्या हुआ, इस व्यवस्था में उसको ये अधिकार होगा। मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, और एग्रीकल्चर की खास बात सबसे ये है कि एग्रीकल्चर पर स्टेट का पूर्ण अधिकार होता है। हम उस पर टेनेंट होते हैं, यानी कि जो किसान है वो उस पर टेनेंट होता है, उस पर किराएदार होता है, उसका वो लागान देता है। अब अगर किसान अपनी 3 साल तक 3 फसलों को नहीं करता, राज्य सरकारों, अलग अलग राज्यों में अलग अलग लैंड लॉज हैं, अलग अलग एग्रीकल्चर एक्ट भी हैं, तो जो अगर 3 फसलें नहीं लेता तो वहां पर जो सरकारी अधिकारी है एग्रीकल्चर का, लेखपाल कह लीजिए, कानूनगो कह लीजिए, या तहसीलदार कह लीजिए, वो उसकी जमीन को कॉन्फिस्केट कर लेता था, उसकी जमीन को सीज कर लेता था, और सीज करने के बाद वो किसी और को दे सकता था, या फिर किसी और को सबलेट नहीं की जा सकती थी जमीन। यानी कि मेरा खेत है तो मैं ही उस पर फसल उगाऊंगा, यदि मैं किसी और को उसको देता हूं और वो कानूनन कहीं पर आ जाता है तो फिर मैं वो लैंड खो दूंगा। ये अधिकार एग्रीकल्चर जितने भी एक्ट बने हुए हैं राज्यों में, चाहे वो पंचायती राज एक्ट में आप व्यवस्था देख लीजिए, या फिर जो लैंड लॉज स्टेट के हैं उनमें व्यवस्था देख लीजिए एग्रीकल्चर लैंड को लेकर, उन सभी में ये व्यवस्था है कि आप उसको सबलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्वयं उसके किराएदार हैं। हम सब जानते होंगे कि जमींदारी जब खत्म हुई तो एक जमींदार स्टेक होल्डर होता था, जमींदार के मातहत दूसरा व्यक्ति जोतता था। जब हमने जमींदारी खत्म की तो जो दूसरा व्यक्ति था टिलर, जो जमीन जोत रहा था, हमने उसको लगान के कुछ 20 गुने, 30 गुने, 40 गुने ऐसा कुछ करके सेटलमेंट किया था और जमीन उसको दे दी, और बाद में उसको दोबारा सबलेट करने की अनुमति नहीं दी थी। इसमें खुद कास्ट, शीर की भूमि और बहुत सारी भूमियों के प्रकार उसमें बन गए। सरकार ने अब ये किया है, जब हमने वो जमींदारी एबोल्यूशन किया था तो हमने कहा अब आप सबलेट नहीं कर सकते, किसी और को नहीं दे सकते। अगर किसी और को देंगे और वो लगातार उसको जोतता बोता है तो वो जमीन उसकी हो जाएगी। अब जो व्यक्ति घर में पैदा हुआ है वो या तो अपना पूरा हिस्सा बेच दे और परिवार से अपना नाता तोड़ दे और शहर में जाकर कुछ काम करने लगे, या फिर वो उसी 1.5 बीघा जमीन में अपना प्याज और लहसुन उगाए और परिवार को भरण पोषण करे। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। अभी नए बिल में ये होगा कि वो एग्रीमेंट कर सकता है, जैसे मैं अपने मकान को रेंट पर उठा सकता हूं, वैसे मैं अपनी जमीन को भी रेंट पर उठा सकता हूं। मैं जैसे अपने मकान को लेकर बिल्डिंग, क्योंकि शहर में जो प्रॉपर्टियां हैं वो लोगों के पास घर हैं, प्रॉपर्टी घर है, वो किराए पर उठाते हैं, उस पर बिजनेस करते हैं और जो भी करते हैं उस पर जो फसल उनकी है वो किराए का पैसा होता है। वैसे ही गाँव में जिसके पास भी जमीन है वो अपनी जमीनों को दोबारा उगाई पर उठा लेते थे, या खुद करते हैं, या फिर कुछ और करते थे, लेकिन उनको कानूनन अधिकार नहीं होता था। अभी इस कानून से इन लोगों को गांव में अपनी जमीन को सबलेट करने का, यानी कि किसी के साथ भी एग्रीमेंट करने का फुल अधिकार होगा। दूसरा ये होगा कि जो लोग इसमें एक्सपर्ट हैं, उन एक्सपर्ट के साथ मिनिमम जो फसल की वैल्यू है उसको प्री बुवाई एग्रीमेंट कर सकते हैं। प्री बुवाई एग्रीमेंट से मतलब जब वो जमीन को बोएंगे उससे पहले अगर कोई उनको सलाह देता है कि ये वाली फसल करिए, इसमें आपको ये लाभ होगा, तो वो उसके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हम आपको ये परसेंटेज देंगे अगर आप हमारी इसका एश्योरेंस कर दें। तो जो इंश्योरेंस टाइप है वो प्राइवेटली हम एक एग्रीमेंट करके किसी कंपनी के साथ कर सकते हैं, और कंपनी कहेगी कि इस 5 बीघा जमीन में आपको इतना कद्दू होने वाला है, और इतना कद्दू अगर नहीं होता तो फिर हम आपको उसमें उसको कॉम्पनसेट करेंगे, और अगर होता है तो आप उस फसल का इतने % या जो प्रीमियम डिपॉजिट होगा उस डिपॉजिट के अनुसार आप हमको देंगे। किसान के पास फुल अधिकार है कि वो अपनी जमीनों को पहले से एश्योरेंस ले ले, प्राइस एग्रीमेंट कर ले, प्राइस एश्योरेंस एग्रीमेंट कर ले, फार्म सर्विसेज को लेकर एग्रीमेंट कर ले, या फिर वो स्वयं खेत में अपना काम करता रहे और दूसरों के साथ एग्रीमेंट इस प्रकार के एश्योरेंस के कर ले। इसके अतिरिक्त अगर वो नहीं करना चाहता तो वो बाउंड नहीं है।
अब बात बचती है फसल की एश्योरेंस प्राइस आपने कंपनी से ले लिया, या कंपनी के साथ आप बन गए और कंपनी को आपने कुछ प्रीमियम जमा कर दिया, या आपने फसल के बाद उसको कुछ हिस्सा 10%, 5%, 4%, 10%, जो भी आपका एग्रीमेंट हो गया, उस एग्रीमेंट के अनुरूप आपने उससे मदद भी ले ली। मदद लेने के बाद आपने बुवाई कुटाई कर ली, जो फसल निकली, फसल का एक हिस्सा आपने, उसने जो पैसा लगाया था उसका जो भी कटाई निकली उसका एक हिस्सा उसको दे दिया, और देने के बाद बाकी हमने अपनी जो मेहनत करी थी, हमने जो उसमें काम किया था, उसका पूरा का पूरा फसल मेरे पास है, और देश के किसी भी कोने पे इन कंपनियों के माध्यम से हम उसको बेचने के लिए एलिजिबल हैं। फूड प्रोसेसिंग एजेंसियां इसमें आ सकती हैं, इसमें विदेशी इसमें बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर घुस सकते हैं जो हमारी मदद करेंगे, लेकिन एग्रीमेंट का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसान के पास होगा, वो चाहे तो करे और चाहे तो ना करे। अब यहां पर सवाल उठाए गए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर सरकार ने इस मामले में ये कहा कि ये चूंकि स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको कहते हैं जब सरकार कोई भी फसल खरीदने का एश्योरेंस प्राइस कहती है और कहती है कि हम आपकी फसल का ये सरकार खरीदेगी। उन्होंने कहा ये राज्य सरकारों का काम है, हमने सिर्फ कानून बनाया है, राज्य सरकारें मिनिमम सपोर्ट प्राइस कंटिन्यू रखेंगी, और उस जो इससे पहले की व्यवस्था थी उस व्यवस्था में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन हम ये अधिकार लोगों को देश की किसी भी मंडी में अपना सामान बेचने की, ऑनलाइन बेचने की, परचेजर को खेत में बुलाने की, अपने खेत में उसको सेल करने की, या किसी भी मंडी में ले जाने के हम अधिकार देते हैं। दूसरा हम अधिकार इसमें देते हैं कि वो किसी के साथ एग्रीमेंट कर सकता है, अपनी लैंड को किसी और को सौंप सकता है और सीधा सीधा पैसा ले ले साल का कि भाई हमारा ये 50,000 रुपया आप हमको दे दीजिए, ये जमीन हमने आपको 1 साल के लिए दी, आप उसको जोइए बोतिए, तो कंपनियां उसको आपसे लेंगी और आपको उसका पेमेंट करेंगी। इसके लिए अगर वो वायलेशन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट का तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे पास रखा हुआ है, बहुत सारे कानून हमारे पास रखे हुए हैं। इस पूरी व्यवस्था में मुझे ये नहीं समझ में आता कि किसानों का विरोध कहां पर है, किसानों के विरुद्ध कहां जा रहा है। जो इनके एलिगेशंस हैं अपोजिशन के, वो ये हैं कि सरकार लोगों को, किसानों को कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ में बेच देगी। अरे भैया, बेच तो तब देगी जब हमारा किसान उसको देगा। और बेच कैसे देगी? हमारे किसान के पास एडवांस पैसा लेने का अधिकार होगा, हमारे किसान के पास खेत में अपनी फसल बेचने का अधिकार होगा, हमारे किसान के पास उससे मदद लेने के एवज में फसल का जो भी हिस्सा नफा नुकसान होगा उसको देने का, और उसके साथ साथ मिनिमम फसल जितनी होगी उसका एश्योरेंस भी सामने वाला हमको देगा कि भाई अगर फसल कम होगी तो सामने वाले को कुछ नहीं मिलता, फसल ज्यादा होगी तो सामने वाले का भी लाभ होगा, वो हमारी फसल को बढ़ाने का प्रयास करेगा, हमको समय समय पर फ्री में एडवाइस देगा। और दुनिया भर की एजेंसी, चाहे सॉइल टेस्टिंग हो, बीज की टेस्टिंग हो, या कितना खाद डाली जाएगी, कितना पानी देना है, कैसे उसकी रेख रखाव करना है, देखभाल करना, ये कंपनियां एश्योरेंस आपको देंगी, और इन एश्योरेंस के एवज में वो कुछ हमसे मांगेंगे। हम सब जानते हैं कि हम सारी दुनिया में कोई भी दुकान खोलकर बैठता है वो भी चाहता है कि हमें कोई इन्वेस्टमेंट करे आके, और अगर किसान के पास कोई इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है और उसकी फसल का एक हिस्सा उसमें से चाह रहा है और उसके साथ हम एग्रीमेंट करेंगे, वो भी ऑप्शनल है, किसान चाहे तो करे और किसान ना चाहे तो ना करे। अब छोटी छोटी लैंड है किसान के पास, मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में ये जो ऑप्शन सरकार ने छोड़ा है वो किसी भी प्रकार से उसके अगेंस्ट में जाता है, वो हर हालत में उसके फेवर में जाता है। मैं चाहता हूं कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को माइन्यूटली केयरफुली हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, जिससे ये पता लगे कि वाकई में ये बिल किसानों के लिए कितने लाभकारी हैं और कितनी दूर की डिस्टेंस तक, कितने दूर तक इन बिलों का प्रभाव पड़ने वाला है। हाँ, ये जरूर है, मैंने कहा कि राजनीति खत्म होने वाली है। राज्य में जो छोटे छोटे लीडर्स हमारे यहाँ डेवलप हो जाते हैं, मुलायम सिंह, लालू प्रसाद या शरद पवार, ये जो स्टेट लेवल के लीडर जो एग्रीकल्चर पर ही पूरा गेम खेलते हैं, इनकी राजनीति खत्म होने वाली है, इसलिए इनका विरोध करना स्वाभाविक है। और केंद्र ये चाहता है कि 1 नेशन 1 एग्रीकल्चर, एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक आधार कार्ड, एक देश एक पैन कार्ड, एक देश एक एग्रीकल्चर व्यवस्था। और राज्यों में मैं बार बार कहता हूं, आप मेरे पुराने लेक्चर्स उठाकर देखेंगे, मैं कहता हूं इंटीग्रेशन के प्रोसेस में एग्रीकल्चर को आज भी हम यूनिफॉर्म नहीं बना पाए हैं। केंद्र सरकार ने इस बार उसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए पहला कदम उठाया है। हमें लगता है कि किसान पूरे देश का एक प्रकार का होना चाहिए, एक प्रकार की फैसिलिटीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुंबई में उसको अलग फैसिलिटीज मिल रही हैं, दिल्ली वाले अलग दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश वाले नहीं दे रहे हैं, या बिहार वाले नहीं दे रहे हैं, या कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा है, बैंकों का कर्जा उस पर होता जा रहा है, फिर राजनीति करेंगे कि इनका कर्जा माफ कर दो। इससे हमारी सेंट्रल की जो बैंकिंग सिस्टम है उस पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, किसान पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसान कर्जे में डूब जाता है तो उसको और समस्याएं होती है। इससे पहले वो एश्योरेंस करके इंश्योर्ड हो जाएगा, क्या समस्या है?
तो मुझे लगता है राजनीति अब केवल और केवल राष्ट्रवाद पर होने वाली है, और राष्ट्रवाद की राजनीति के लिए इन छोटी चीजों के लिए कोई स्थान नहीं है। इनको खत्म करना ही पड़ेगा, तभी हम राष्ट्रवाद की राजनीति कर सकते हैं, हम नेशनल राजनीति कर सकते हैं, हम विश्व में स्पर्धा करने की राजनीति कर सकते हैं। राज्यों की स्पर्धा नहीं होनी चाहिए, इसलिए राज्यों की स्पर्धा को सरकार ने खत्म करने की पूरी कोशिश की। मेरी शुभकामनाएं सरकार के साथ हैं कि इन बिलों में जो किसान के लिए उन्होंने सोचा और बिल्कुल एकदम कॉमर्शियल लाइन पर उसको लेकर आ रहे हैं, वो ट्रेडिशनल से हटकर कॉमर्शियल लाइन पर उतर कर आएगा, जिससे कि उसका अपना बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। हो सकता है कुछ दिन समस्याएं इस बात की हों, कैसे करना, कौन करेगा, क्या करेगा, लेकिन वो जैसे कानून बन गए हैं तो चलन में भी आ ही जाएगा। मैं शुभकामनाएं पूरे देश को देता हूं। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।